हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिराकी यूट्यूब। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2018 एग्जाम। So we have already covered all the questions with detailed explanation, solution and analysis of 2019 June as well as December shifts। तो आप लोगों की काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम 2018 के क्वेश्चंस के साथ भी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। सो हेयर आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज ऑफ दिसंबर 2018 एग्जाम क्वेश्चंस। सो इसमें हम जैसे हमने पहले किया है विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे एंड ऑल्सो विल बी एनालाइजिंग द यूनिट्स की कौन सी यूनिट में से किस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं और उनकी कितनी और टोटल कितने क्वेश्चंस किस किस यूनिट में से जो है वो पूछे गए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। So in today's video we will be discussing question number 1 to 10 of paper 2, that is the subject paper of public administration. Now one disclaimer here is कि सपोज अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर कहीं से मिलता है तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो पेपर मिले उसका सेट कोई और हो और जो जिससे मैंने कवर किए हैं उसका सेट कोई और हो। तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो शफल हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, बट दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिसंबर 2018 शिफ्ट ओनली, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी शुड बी यूज्ड when the scores are not symmetrical, such as when they are closely grouped but with a very high or very low scores. So the question is from unit 10 research methodology। उसमें आपका क्वेश्चन टॉपिक आता है एनालिसिस ऑफ डाटा या फिर स्टैट्स थोड़ी सी आती है। उसके अंदर हमारा होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पर इट इंक्लूड्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन है। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नॉट सिमेट्रिकल डेटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको हिंट भी दी है, स्कोर्स दैट आर नॉट सिमेट्रिकल सच एज व्हेन दे आर क्लोजली ग्रुप्ड बट विद अ वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स। सो पहले आपको मैं बता दूं व्हाट इज सिमेट्रिकल डेटा। सिमेट्रिकल डेटा इज द वन इन विच द नंबर्स आर क्लोजली प्लेस्ड और जिसके अंदर जो डिफरेंस है बिटवीन नंबर्स इज सिमिलर, राइट। वो नंबर्स या तो जो पास पास के नंबर्स हो, मतलब कि या फिर उनको जो बीच में उनका डिफरेंस है वो सिमिलर हो, डिफरेंस जो है उनका सिमिलर हो, मतलब कि कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सट्रीम वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई डेटा ले रही हूँ, किसी में स्कोर्स ले रही हूँ जिसमें बात कर रही हूँ 88, 89, 70, 65, 42, 43 और उसके बाद मैं एक नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे 1503 सपोज, राइट। तो अब ये जो 150 है दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू, वो इसके बीच में जो डिफरेंस है और जो बाकी नंबर्स के डिफरेंस में है, नंबर्स के बीच में डिफरेंस इट इज टू एक्सट्रीम, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल डेटा। अगर ये 1503 नहीं होता तो बाकी नंबर्स जो थे दैट वाज फॉर्मिंग दे वर फॉर्मिंग अ सिमेट्रिकल डेटा, राइट। तो ये आपका हो गया। अब सिमेट्रिकल डेटा के मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जब हम सिमेट्रिकल डेटा की बात करते हैं तो यूजुअली इनका जो ग्राफ बनता है, अगर हम सारे नंबर्स को ले लें, सारे डेटा को ले लें, तो इस तरीके का बनता है, इट इज़ सिमिलर, राइट। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से थोड़ा थोड़ा मैच करेगी। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट लें, वो डाटा विच इज़ नॉट सिमिलर और विच इज़ स्क्यूड, उसका हम ग्राफ बनाएं तो वो ऐसा नहीं होता, वो शिफ्टेड होता है, या तो ऐसा होगा या इसका अपोजिट होगा, राइट। दिस इज स्क्यूड डेटा या फिर डेटा विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल। नाउ ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस इज 1 अरिथमेटिक मीन, 2 मीडियन, 3 मोड एंड 4th इज ज्योमेट्रिक मीन। नाउ इनका सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, आई एम एज्यूमिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। आई विल बी जस्ट टेलिंग यू कि इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो अरिथमेटिक मीन की जो हम यूजुअली एप्लीकेशन लेते हैं, वी टेक व्हेन द डेटा इज सिमेट्रिकल। बेसिकली सिमेट्रिकल डेटा के अंदर मीन, मीडियन, मोड आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि अरिथमेटिक मीन ले या फिर हम जिसे एवरेज कहते हैं वो लें, क्योंकि इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं ऑल ऑफ देम गेट इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 6 नंबर्स हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, तो उनका अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो इन सबको ऐड करके वी विल बी डिवाइडिंग बाय 6। तो अगर फर्स्ट नंबर आपका 2 था और लास्ट नंबर आपका लगा लीजिए कुछ भी, सपोज 20 था,
तो ये भी ऐड हो रहा है, सबसे छोटा भी ऐड हो रहा है, सो एवरी नंबर इज एडेड, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट होती है। वेयर एज अगर हम मीडियन या मोड की बात करें तो मीडियन क्या होता है, हमारा मिडिल टर्म, सेंटर पॉइंट, एंड मोड क्या होता है, द नंबर या फिर जो डेटा जिसकी फ्रिक्वेंसी बार बार आ रही है, राइट। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब डेटा सिमेट्रिकल हो तो हम अरिथमेटिक मीन जो है वो लें। मीडियन हम लेते हैं नॉन सिमेट्रिक डेटा में, जब कोई वैल्यू जो है बहुत एक्सट्रीम आ जाए। अब फॉर एग्जांपल इसी केस में लीजिए, अगर हमारे पास नंबर होते 10, 20, 40, 80 और उसके बाद आप ले लीजिए 250, ठीक है। तो 10, 20, 40, 80 में इतना डिफरेंस नहीं है, 250 या इसको और बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, फिर 550, इसके बीच में जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 550 जो है एक्सट्रीम वैल्यू होगा, तो जब हम इसका मिडिल टर्म लेंगे वो हमारा 40 आ जाएगा, तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। सो इन केस ऑफ नॉन सिमेट्रिक डेटा वी टेक द मीडियन, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, मीडियन। मोड हम लेते हैं जब कोई कैटेगरीज से रिलेटेड डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिसर्च की और उसमें आपने लोगों से पूछा कि कितने लोग बाइसिकल यूज़ करते हैं, कितने लोग कार यूज़ करते हैं, कितने लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले लीजिए बस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल एंट्रीज आएंगी, कार यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, बाइसिकल यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो जो लोग मैक्सिमम जो कन्वीनियंस है वो यूज़ कर रहे होंगे, वो क्या आएगा आपका, मोड आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे जो हम डेटा यूज़ करते हैं कैटेगरीज वाला, वहाँ पे हम मोड यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज सपोज 6 नंबर्स का निकालना है, तो अरिथमेटिक में जैसे हम उनका ऐड करके उनको सम करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में उनकी मल्टीप्लिकेशन करके जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका वो इनवर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 टर्म्स हैं x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में x1 इंटू x2 इंटू x3 करके x6 तक, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ x6 तक, प्लस उसका हम यहाँ पे इनवर्स लेंगे टू द पावर 6। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी, टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ डेटा एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मीडियन। Now next question is consider the following statements depicting the characteristics of hypothesis। तो यहाँ पे कुछ characteristics दी हैं आपको hypothesis की। Number 1, it will be empirically testable। Empirically testable means practically testable, which can be tested। Second, it should be specific and precise। Specific and precise means it should be to the point, कहानियाँ नहीं लिखी होनी चाहिए। Number 3, it should be stated in the form of question, कि जो hypothesis है उसकी जो statement है it should be in the form of a question। And fourth is it should describe only one issue, that is the hypothesis should deal only with one issue at a time। So select the correct answer from the codes given below। Multiple statements हैं, आपको बताना है कौन कौन से ठीक हो। सिंपल क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस करा है तो आप कर सकते हैं। सो इट विल बी एम्पेरिकल टेस्टेबल, यस इट शुड बी टेस्टेबल। सेकेंड, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, यस इट शुड बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, नो दैट्स नॉट कंपल्सरी। एंड इट शुड बी डिस्क्राइब ओनली वन इशू, राइट। एक इशू भी सॉल्व हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक स्टेटमेंट एक हाइपोथेसिस एक ही इशू से एक ही प्रॉब्लम से डील करती है, राइट। क्वेश्चन की फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, कैन बी सिंपल स्टेटमेंट। अगर वो उसको हम टेस्ट कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, उसके बेसिस पे हमारी जो रिसर्च है वो प्रूव हो जाएगी। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन यूनिट 10, टॉपिक इज हाइपोथेसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कौटिल्यज अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, नॉट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट जस्टिफाइज द लिमिटेड पावर्स ऑफ द मोनार्च। जो मोनार्च जो किंग होता है उसकी लिमिटेड पावर्स जो हैं उनको जस्टिफाई करता है। सेकेंड, इट इज़ अ साइंस, एक साइंस है विच डील्स विद स्टेट क्राफ्ट इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फेयर। जो अर्थशास्त्र है वो एक कला है, ठीक है, एक आर्ट है जो कि स्टेट को कैसे चलाना है, उस चलाने की जो कला है स्टेट को, उससे डील करता है, दोनों इंटरनल स्फेयर में भी, मतलब राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी। थर्ड, पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग द लैंड। पेरेनियल मतलब जो हमेशा रहे, तो इट मतलब ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र जो है इट डील्स विद द कंटिन्यूस प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग द लैंड। एंड लास्ट इज इट इज़ द आर्ट ऑफ गवर्नेंस इन वाइडर सेंस। तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब क्या अर्थशास्त्र किंग की या मोनार्क की लिमिटेड पावर्स को जस्टिफाई करता है,
बताइए। नहीं, किंग इज द मोस्ट पावरफुल कौटिल्य के टाइम में, तो लिमिटेड पावर्स नहीं है उसके पास, तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी यहाँ पर गलत हो गई है, राइट। तो आपका आंसर यहीं से आ गया ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद बाकी स्टेटमेंट्स जो है आपकी ठीक हैं, आप पढ़ सकते हैं। पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग लैंड सही क्यों है? क्योंकि देखिए राजा एक पावरफुल कब होगा? व्हेन विल बी द किंग पावरफुल? व्हेन ही हैज मोर लैंड, ठीक है। उस टाइम में लैंड मेंट पावर, तो लैंड कैसे आएगा? आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको लैंड बाय वे ऑफ वॉर और बाय वे ऑफ डिप्लोमेसी एक्वायर करना पड़ेगा, और उसको एक्वायर करके मेंटेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद गवर्नेंस का क्या आर्ट है? वो तो है ही है। और क्या एक कला है एक स्टेट की को मेंटेन करने की? वो भी है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन है? यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज कौटिल्य एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च डज नॉट मीन। तो इनमें से साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 क्या है? अप्रोचिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आंसर्स, second avoiding subjectivity, third is coming up with a hypothesis, and fourth is leaping into research problem blindly. तो फर्स्ट, रिसर्च प्रॉब्लम को बिना किसी प्री कंसीव्ड आंसर से देखना। प्री कंसीव्ड मतलब कोई बायस नहीं है, हमारे मन में पहले से ये नहीं है कि इसका आंसर यही होगा। अगर हमने पहले से सोच लिया कि इसका आंसर ये होगा या हमें ये लग रहा है, तो हम रिसर्च ढंग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारी रिसर्च जो है वो अनबायस नहीं रहेगी, बायस रहेगी। तो ये आपका सही है। सेकेंड, अवॉइडिंग सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी अगेन इज बायसनेस। तो आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च है इट एडवोकेट्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अवॉइडिंग सब्जेक्टिविटी मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ये भी आपका सही हो गया। थर्ड इज कमिंग अप विद अ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस पे तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, तो ये भी सही हो गया। लास्ट क्या है? लीपिंग इनटू अ रिसर्च प्रॉब्लम ब्लाइंडली, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम देखी और उसको बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ करे उसमें कूद गए, सीधा कूद गए। देखा ही नहीं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है, उस पर कोई हाइपोथेसिस बनेगी या नहीं बनेगी, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसको टेस्ट करना, रिसर्च करना कि नहीं, बस उसके अंदर कूद पड़े। तो क्या ये साइंटिफिक मेथड है? नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी, टॉपिक is साइंटिफिक मेथड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियरल फीचर ऑफ वेबर मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब मैंने पूरा डिटेल में आपको जो वेबर है वो करवाया है 2 पार्ट्स के अंदर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो। अब ब्यूरोक्रेसी के वेबर ने एक मॉडल दिया था, आइडल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और उसमें उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए थे, ठीक है। तो उन करेक्टरिस्टिक्स जो थी, वो जो फीचर्स थे, उनको मोहित भट्टाचार्य जी ने ही कैटेगराइज, उनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। What were those categories? Was first category was behavioral features and the second category was structural features, ठीक है। एक हो गया behavioral और एक दूसरे से structural features। Obviously जो behavioral features हैं these will deal with the behavioral aspect of the bureaucrats, and the structural features will deal with the structural aspect of the bureaucrats, right। तो ऑप्शन से आपको बताना है इसमें से behavioral feature कौन सा है। नंबर 1 rationality, नंबर 2 system of rules, नंबर 3 rule specificity, and नंबर 4 hierarchy। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 rationality, मतलब लॉजिक से सोचना, दिमाग लगा के सोचना। बाकी सारे जो है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं, राइट। बाकी जो कौन कौन से हैं बिहेवियरल फीचर्स कौन से हैं, वो आप लोग खुद देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाकी जो बिहेवियरल फीचर्स हैं वो कौन से हैं। 4 स्ट्रक्चरल है, 4 आपके बिहेवियरल हैं। स्ट्रक्चरल 3 इसमें दे रखी हैं, चौथा जो है वो आपका है डिविजन ऑफ वर्क। तो मैंने आपको भी स्ट्रक्चरल बता दी, बिहेवियरल कौन कौन से हैं यू विल बी टेलिंग मी, राइट। So topic is administrative thought, topic is Max Weber, unit 2, and answer is option number 1. Now coming to the next question, question number 6, which one of the following is not true about the powers of Gram Sabha or Panchayats under Panchayats Extension to Scheduled Areas Act 1996। पहले भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक जून 2019 के पेपर में हमने कवर किया था। तो यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, टॉपिक है पैसा एक्ट, जिसको हम पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, मतलब इट इज़ नॉट मेंशन स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अभी अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप पंचायत कवर कर रहे हो तो आपको इसमें से भी करना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने बताना है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है अबाउट द पावर ऑफ पंचायत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, अगर कोई लैंड एक्वायर करनी है तो कंपल्सरी है कि जो पंचायत है उसको कंसल्ट किया जाए, राइट। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट्स,
तो ये एक पावर है। थर्ड इज कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू एससीज और एसटीज एंड ओबीसी, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड कास्ट को अगर मनी लेंडिंग करना है तो उस पर कंट्रोल। एंड फोर्थ इज रेगुलेशन ऑफ सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, तो अगर कोई इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेज हैं उनकी सेल एंड कंजम्पशन की रेगुलेशन जो करना, वो एक पावर है ग्राम सभा या पंचायत की। वैसे तो पढ़ा होना चाहिए क्वेश्चन, अगर आपने नहीं पढ़ा है टॉपिक तो भी थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ट्राई करिए, नहीं आए तो फिर आप आंसर देखिए। तो अब इसका आंसर क्या है, देखिए अगर लैंड एक्वायर करनी है, ठीक है, और खासकर हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड एरियाज के, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज कौन से शेड्यूल में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपको मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में। मैंने सारे शेड्यूल्स को याद करने का तरीका आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो पहली बात, आपने लैंड एक्वायर अगर करनी है तो उसके लिए क्या कंसल्टेशन मैंडेटरी होगी या नहीं होगी, शेड्यूल्ड एरियाज में ऑब्वियसली होगी, तो ये आपका सही है। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट, विलेज मार्केट को रेगुलेट करना, मैनेज करना, क्या ये पंचायत का काम होगा, बिल्कुल होगा। थर्ड इज कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू एससीज एसटीज एंड ओबीसीज। अब देखिए मनी लेंडिंग का जो काम है कोई भी कर सकता है, किसी के पास पैसे हैं, कोई रिच आदमी है, कोई लैंडलॉर्ड है, वो कर रहा है, तो क्या उस पर पंचायत का कंट्रोल होगा कि तूने इस रेट पे देना है, यू हैव टू लैंड मनी एट दिस पर्टिकुलर रेट और नॉट, नहीं होगा, ठीक है, ये उसकी अपनी विल है, इट इज हिज ओन विल, तो दिस इज नॉट करेक्ट। एंड लास्ट इज रेगुलेशन ऑफ सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ है वी आर टॉकिंग अबाउट इंटॉक्सिकेंट, सेंसिटिव इशू है, तो ऑब्वियसली उसकी सेल एंड कंजम्पशन वुड बी डेल्ट बाय द ग्राम सभा और द पंचायत। तो आपका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि ये सही नहीं है, ये पावर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एलनीको, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है। इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, तो किस मिनिस्ट्रीज की एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन लग सकता है, बट दैट्स फाइन, सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते, अब आप कवर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अंडर ये एक पब्लिक एंटरप्राइज है, पब्लिक एंटरप्राइजेस आपको पता होगा क्या होते हैं, तो पब्लिक एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 7 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल ऑडिट ऑफ मनरेगा, जो मनरेगा स्कीम है उसके सोशल ऑडिट करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑप्शंस 1 पंचायत समिति, 2 जिला परिषद, 3 ग्राम सभा एंड 4th विलेज पंचायत। इजी क्वेश्चन है, तो आई एम टेलिंग द आंसर इज ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर 3। देखो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे सोशल ऑडिट बोला है, यू शुड नो व्हाट इज सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट इटसेल्फ ऑडिट जो कि लोग करते हैं वहाँ के, ठीक है। तो पंचायत समिति, विलेज पंचायत, जिला परिषद तो फिर भी थोड़ा ऑफिशियल लेवल का हो गया। तो ग्राम सभा में क्या होता है, एक सभा, एक ग्राम के, विलेज के, all the individuals who are above 18, that is who are eligible to vote and they are registered in the electoral roll of that particular area, they form ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है, जितने भी लोग एक जो गांव है आपका उसमें जो 18 साल से ऊपर हैं और जो वहाँ का इलेक्टोरल रोल है जिसमें सारे वोटर्स के नाम होते हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, दे ऑल फॉर्म ग्राम सभा। तो इनकी ड्यूटी होती है सोशल ऑडिट करने की, मनरेगा की। मनरेगा अलग से आपका पूरा टॉपिक है यूनिट 4 में, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूरा डिटेल में आपने कवर करना है, ठीक है। और आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ना जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इट इज एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल वाज एडवोकेटेड बाय। तो इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव लीडरशिप जो स्टाइल है उसको एडवोकेट किया, मतलब उसको सपोर्ट किया या उन्होंने दिया। यहाँ पे थोड़ी चलो पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं 1 फ्रेड ई फीडलर, 2 रॉबर्ट जे हाउस, 3 रेंसिस लाइकर्ट एंड 4th इज विलियम ब्रेडिन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे, तो आंसर इज रेंसिस लाइकर्ट। उन्होंने 4 आपको जो है स्टाइल्स दिए थे लीडरशिप के। 1 वॉज एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, 2nd वॉज बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, 3rd वॉज कंसल्टेटिव एंड लास्ट वॉज डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक, जिसको हम दूसरा नाम पार्टिसिपेटिव ग्रुप भी है। तो ये 4 स्टाइल जो है वो दिए थे रेंसिस लाइकर्ट ने। अब नाउ टेक्निकली अगर हम बात करें, रेंसिस लाइकर्ट ने पर्सनली इन चारों स्टाइल में से कौन से सपोर्ट किया था, किसको प्रमोट किया था, दैट वाज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव ग्रुप। तो यहाँ पे जो एडवोकेटेड वर्ड है, इट इज अ लिटिल मिसलीडिंग, इट शुड नॉट बी एडवोकेटेड, क्योंकि उन्होंने, एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना, तो उन्होंने उसकी वकालत नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ दिया था वकालत। उन्होंने किसकी की थी सपोर्ट, उन्होंने किसको किया था, डेमोक्रेटिक स्टाइल को, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक इज फ्रॉम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक इज लीडरशिप। अब इस क्वेश्चन को आई कुड से कि ये थॉट से भी हो सकता था अगर मैं रेंसिस लाइकर्ट की बात करूं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो लीडरशिप स्टाइल पे फोकस कर रहा है, ना कि आपके थिंकर के ऊपर। तो मैंने इसको कंसीडर किया है यूनिट 1 से, राइट। एंड आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय सर जोसिया स्टैम्प। नाउ सबके लिए आई एम टेलिंग हेयर, आई गेट रिक्वेस्ट कि मैम 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, एंड वी आर नॉट एबल टू क्लियर, कुछ मार्क्स से रह जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपका केस क्या है उनमें से, लेकिन एक रीज़न क्या होता है कि कई क्वेश्चंस हमको लगते हैं दैट दीज आर कंसेप्चुअल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉमन है, हमें पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वी कैन डू दिस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो स्किप कर देते हैं, बट पेपर में क्या आ जाता है अकॉर्डिंग टू सर जोसिया स्टैम्प। अब अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो है ना डिफरेंस हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑप्शंस पढ़िए, ऑप्शंस है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल करेक्टर एंड फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल. All of these are differences between public and private administration, but you have to tell which one is not a difference as given by Sir Josiah Stamp. तो उनके हिसाब से कौन सा डिफरेंस नहीं है। तो जो क्वेश्चन हमें कंसेप्चुअल लग रहा था, इट इज़ नॉट कंसेप्चुअल, इट हैज़ टर्न टू अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे एरियाज पे आपको सिलेबस पे ध्यान देना है, ये आपको वो जो कट ऑफ होती है उसको क्लियर करने में हेल्प कर पाएंगे, राइट। Now coming back to the question, as I have told, this is a factual question. So the answer is principle of political character. प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल करेक्टर जो है वो सर जोसिया स्टैम्प ने नहीं दिया था। सर जोसिया स्टैम्प ने 4 जो है हमें डिफरेंसेस दिए थे, उनमें से एक था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सेकंड वाज प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वाज प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, और एक था प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव। तो वो 4 थे सर जोसेफ स्टैम्प ने। पॉलिटिकल करेक्टर का जो है डिफरेंस वो सर जोसेफ स्टैम्प ने नहीं दिया है। सो दैट्स इट फॉर 10 टुडे। 10 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। इसके बाद 1 मिनट पहले ये रह गया, यूनिट 1 क्वेश्चन कहाँ से, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ इट इज़ नॉट मेंशन स्पेसिफिकली, शायद पुराने सिलेबस में था, अब मेंशन नहीं है, बट इट कम्स अंडर द मीनिंग, स्कोप और वो जो सिग्निफिकेंस नेचर वाला पार्ट होता है उसी के अंदर आता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है, राइट। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब कुछ एरियाज इसमें हैं जो आपको आज पढ़ने हैं ताकि आपको साथ साथ कवर हो जाए। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क, ये मैंने स्टार्ट किया है अब से, क्योंकि सारा कुछ कवर करना एक वीडियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो व्हाट यू हैव टू स्टडी इज, व्हाट यू हैव टू रीड टुडे इज, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, सम वी हैव डन इन दिस वीडियो, अदर्स यू हैव टू रीड, एक बार रीडिंग करोगे तो याद हो जाएंगी। सेकेंड आर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे बिहेवियरल कर लीजिए आप, ठीक है, स्ट्रक्चरल बिहेवियरल दोनों कर लीजिए, ठीक है। बिहेवियर वाले कौन से हैं, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थर्ड इज इंडियन आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ताकि अगर इसमें से कोई फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो यू शुड नो अबाउट दिस कॉर्पोरेशन। कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक उठा के उसी को मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं, सो यू शुड बी नोइंग। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट, तो आज के जो 10 क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें से अगर हम यूनिट वाइज सेग्रीगेट करें तो 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1, 2 फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से 2 क्वेश्चन है, कंपैरेटिव से कोई क्वेश्चन नहीं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से आपका 1 क्वेश्चन है, पब्लिक पॉलिसी से कोई क्वेश्चन नहीं है, और गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से कोई क्वेश्चन नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से 3 क्वेश्चन हैं। तो अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें वो आपके रिसर्च से आए हैं। उसके बाद स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लास्ट सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे आज के 10 क्वेश्चन और उनका एनालिसिस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ यू फाउंड दिस वीडियो।
राइट। आई ट्राई कि फटाफट हम जो ये पेपर है उसको कवर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।